तो वेलकम गाइस, एथिक्स के इस फुल कोर्स में फ्री लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। पिछले कई दिनों से जो हम लेक्चर ले रहे थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई कंसेप्ट है तो वो ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। बिकॉज बेसिकली आपको एथिक्स इज अ गेम ऑफ इमोशंस। आपको इमोशंस से खेलना है वेन एवर यू आर टेकिंग अ डिसीजन, और ऐसा डिसीजन ले रहे हो जहां पे अलग अलग लोगों के अपने अलग अलग इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, तो उन सबके इंटरेस्ट को रिकंसाइल कैसे करना है और सबको सेटिस्फाई कैसे करना है, यहाँ पे आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा काम आती है। और यूपीएससी ने बार बार माने हर साल कम से कम एक क्वेश्चन इमोशनल इंटेलिजेंस पे पूछा ही है, या थ्योरी पार्ट में पूछा हुआ है या केस स्टडीज में पूछा हुआ है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, बेसिकली इसका एक बेसिक सा आइडिया लेना आपके लिए जरूरी होता है। एथिक्स में आपको सब चीजों के बेसिक आइडिया लेने हैं सर। बाकी जो भी काम करेगा वो आपकी अपनी पर्सनल कैपेसिटी काम करेगी, कितनी आप कैपेबल हो इन सारी चीजों को अप्लाई करने में। अलग अलग जगह करना वही चीज होती है, अपने जो आपके शब्द हैं उनको एक जगह से उठा के दूसरी दूसरी जगह लगाना है, मतलब राउंड राउंड खेलते जाना है। ठीक है, गोल वोल सब कुछ इकट्ठा कर देना है आपने एथिक्स में। सिंपल सा थ्योरी है एथिक्स में। आपके मन में जो अच्छी अच्छी बातें जितनी भी आए, ऐसी बातें जो रियलिस्टिक भी लगे, ऐसा ना हो कि आप महात्मा गांधी बन गए आप एथिक्स के पेपर में। रियलिटी से भी वो टच में होनी चाहिए। लेकिन जो जो आपके अच्छी अच्छी बातें आती रहे मन में, जितनी अच्छी अच्छी बातें आती रहे वो सारी आपने उसमें लिख देनी है। यही एथिक्स के पेपर में इतनी ही इमोशनल इंटेलिजेंस आपके काम आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें बेसिकली एनालाइज किया जा रहा है सिर्फ आपकी दूसरों को आर्ग्यूमेंट्स से सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी को। और बेस्ट आर्ग्यूमेंट्स आर एथिकल आर्ग्यूमेंट्स। बेस्ट आर्ग्यूमेंट्स वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिसमें कि आपने इमोशंस से खेला हो लोगों के। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपके एथिक्स के पेपर में आंसर राइटिंग में भी काम आएगी। इमोशंस को जानो पहले। आपके एग्जामिनर का अगर कहीं बीवी से झगड़ा हो गया हो तो ऐसा आंसर लिखो कि अगर झगड़ा होने वाला भी अगर एग्जामिनर हो आपका तो वो भी खुश हो जाए। ठीक है, तो अच्छी अच्छी बातें लिखना उसमें। बाकी इमोशनल इंटेलिजेंस को एज ए कंसेप्ट जानते हैं, आपके लिए जानना जरूरी है। और इस आदमी को तो याद रख ही लेना, डेनियल गोलमैन। भले ही आपने वो यूटिलिटेरियनिज्म को, जेएस मिल वगैरह को अगर आप याद उतना रख नहीं पाए, लेकिन ये डेनियल गोलमैन को आपने याद जरूर रखना है। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस पे हर बार क्वेश्चन आता है और ये हमेशा सही बात रहती है कि अगर आप थ्योरी के पेपर किसी को भी अटेम्प्ट कर रहे हो, चाहे वो आपके ऑप्शनल में हो या आप एथिक्स में कहीं पे भी आप अगर कुछ बात लिख रहे हो जो कि थ्योरी जैसी कुछ हो, उसमें स्कॉलर का व्यू लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो डेनियल गोलमैन को आप याद रख ही लेना एक बार। इमोशनल इंटेलिजेंस का ये जो कंसेप्ट है डेनियल गोलमैन ने दिया। एक आम सी परिभाषा इसकी आपने अपने शब्दों में ये लिख देनी है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज बेसिकली द कैपेबिलिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग टू मैनेज द इमोशंस ऑफ वन सेल्फ एज वेल एज द इमोशंस ऑफ अदर्स। अगर कोई आदमी अपने इमोशंस को कंस्ट्रक्टिवली यूज कर सकता है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, वो हुआ आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये जो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने दी, ये इसको आप लिख भी सकते हैं, रट भी सकते हैं फिर, कि इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन टू अंडरस्टैंड द इमोशनल स्टेट ऑफ हिमसेल्फ एज वेल एज हिज अदर सबऑर्डिनेट्स एंड यूज द इमोशनल पावर कंस्ट्रक्टिवली फॉर गेटिंग डिजायर्ड आउटकम्स। मतलब आप इमोशनल ब्लैकमेल करना अगर जान रहे हो, मतलब टपोरियों के शब्दों में अगर आप इमोशनल ब्लैकमेल करना जा रहे हो, जान रहे हो, इट मीन्स यू आर इमोशनल इंटेलिजेंट, इमोशनली इंटेलिजेंट। आप दूसरों के इमोशंस को समझते हो। आप कोई भी बात अगर बोल रहे हो, उसको बोलने से पहले अगर आप ये बात समझ पा रहे हो कि उस आदमी का रिएक्शन कैसा होगा मेरी बातों पे, उसके इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड को ऑब्जर्व करके अगर आप ये समझ पा रहे हो कि उस आदमी का रिएक्शन क्या होगा, तो वो हुई आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस। इट मींस इमोशनल इंटेलिजेंस इज द कैपेबिलिटी टू नो द इमोशनल स्टेट ऑफ हिमसेल्फ एज वेल एज द इमोशनल स्टेट ऑफ अदर्स।
and use his emotional power constructively for getting the desired outcomes. तो आप हर जगह इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हो। कंपनी के मैनेजर हो, इमोशनली ब्लैकमेल कर दो अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को। 8 की जगह 10 घंटे काम करेंगे, घर से भी वर्क फ्रॉम होम भी करेंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट, जो डैनियल गोलमैन ने अपना कंसेप्ट दिया इमोशनल इंटेलिजेंस का, उसके उसने कुछ कंपोनेंट्स बताए हुए हैं। लेक्चर को हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे क्योंकि बहुत लंबे जा रहे हैं लेक्चर। मेरी ये कोशिश है कि 20-25 घंटे के पूरे लेक्चर सीरीज में ये सारी चीजें कवर हो ही जाए, लेकिन लंबे काफी जा रहे हैं लेक्चर। आई हैव ऑब्जर्व्ड दिस थिंग। तो लंबा नहीं रखेंगे इसको, तो जल्दी से इन कंपोनेंट्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं सिंपल से वर्ड में। सेल्फ अवेयरनेस क्या हुआ? ये इसने 5 कंसेप्ट दिए हुए हैं, इसको रट लेना आप कि दीज आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू डैनियल गोलमैन। सीधा क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ सकती है कि व्हाट आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, तो आपको ये कंपोनेंट उसमें लिखने हैं अकॉर्डिंग टू डैनियल गोलमैन। देयर आर 5 कंपोनेंट्स। क्या क्या? पहला, सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले तो आदमी अपने बारे में अवेयर होना चाहिए कि मैं कैसा हूं, मैं कहीं पागल तो नहीं हो रहा हूं। आदमी को ये भी तो पता होना चाहिए, आई एम ओवर थिंकिंग समथिंग, मैं कहीं पागल तो नहीं हो रहा हूं इतना ओवर थिंक करके, राइट। तो अपने इमोशनल स्टेट के बारे में जानना इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अकॉर्डिंग टू डैनियल गोलमैन। तो दिस इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड योर मूड्स, इमोशंस एंड ड्राइव्स एज वेल एज देयर इफेक्ट ऑन अदर्स। तो अपने बारे में अगर आप जान सकते हो तो ये हुआ आपका सेल्फ अवेयरनेस। तो क्या क्या इसके भी कंपोनेंट, सब कंपोनेंट हुए? सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप में कॉन्फिडेंस होना। रियलिस्टिक अप्रोच रखना, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम में आपने रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है, हालांकि हद से हद आइडियलिस्टिक चीजें आपने उसमें लिखनी है, लेकिन वो रियलिज्म से कहीं ना कहीं रिलेट होनी चाहिए। तो रियलिस्टिक सेल्फ असेसमेंट होनी चाहिए, अपने बारे में असेस करने की कैपेबिलिटी। ये हुआ आपका सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ डिप्रिकेटिंग सेंस ऑफ ह्यूमर, सेल्फ डिप्रिकेटिंग सेंस ऑफ ह्यूमर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीडरशिप में। अगर आपने कहीं पे भी ह्यूमर करना है, ह्यूमर का मतलब है कहीं पे भी अगर आपको मजाक करना है तो अपने ऊपर मजाक करो। ये एक बेस्ट क्वालिटी होती है, मैंने ऑब्जर्व की हुई है लोगों में ये बात। जो अपने ऊपर जोक्स क्रैक करने की एबिलिटी रखते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, लोग उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, और लीडरशिप क्वालिटीज उन लोगों की बड़ी लाजवाब होती है। सो सेल्फ डेप्रिकेटिंग सेंस ऑफ ह्यूमर अगर आपका है तो यू आर अ वेरी गुड इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। नेक्स्ट आया आपका सेल्फ रेगुलेशन। इसका कंपोनेंट है कि अपने आप को अवेयर करने के साथ साथ, मतलब अपने बारे में अवेयरनेस रखने के साथ साथ, अगर आप अपने एक्शंस को रेगुलेट भी कर पा रहे हैं, मतलब आप सब्जी मंडी में गए और आपने पीछे किसी गंजे की खोपड़ी में मार दिया पीछे से एक चांटा, तो क्यों? क्योंकि आपको मजा आ रहा है, आपको लगता है आपको मजा आ रहा है, वो बचकानी सी हरकत है। मतलब आप अपने एक्शंस को रेगुलेट कर ही नहीं पा रहे हैं, यू आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट। अपने एक्शंस को तो आप रेगुलेट कर ही नहीं पा रहे हैं, यू आर लिविंग टोटली ऑन ऑन द विल ऑफ योर रिफ्लेक्सेस। मतलब बिना इच्छा के आपके जो एक्शंस हो जा रहे हैं, आपका हाथ हर कहीं पे मूव कर रहा है, आप पागलों की तरह नाच रहे हैं, दैट इज नॉट सेल्फ रेगुलेशन। तो सेल्फ रेगुलेशन, अपने एक्शंस पे आपकी अगर रेगुलेशन है तो वो हुआ आपका सेल्फ रेगुलेशन। अगर आप अपने एक्शंस को रेगुलेट कर पा रहे हो, अपना कानून खुद बनाए, यही है इसका मतलब सेल्फ रेगुलेशन। ये बाकी सारी चीजें ये तो फरेब हैं, ये झूठ मूठ में लिखा हुआ है सब कुछ, अपने नोट्स में ये डाल देना भले, ठीक है। ओपननेस टू चेंज। सेल्फ रेगुलेशन बेसिकली क्या हुआ? अगर आप रिजिड होंगे, इसका मतलब आप अपने आप को एक सर्टेन वे में ही रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप बहुत ओपन नहीं होंगे, आप रिजिड होंगे, अपने थॉट को रिजिडिटी से मानेंगे, तो आप नई चीजों को एडेप्ट करने, उसके अनुसार एडेप्ट करने में बड़े अनकंफर्टेबल होंगे। उसकी वजह से आप में इरिटेशन हो जाएगी, इरिटेशन में आप कुछ भी कर जाओगे, मतलब आप सेल्फ रेगुलेशन खो दोगे। इट मीन्स यू मस्ट ऑलवेज बी ओपन टू न्यू थिंग्स। आपको हमेशा मानना है कि आप शून्य हो, सही बात। तभी आप नई चीजों को एडॉप्ट कर सकोगे और तभी आप अपने आप को रेगुलेट कर पाओगे। दैट इज सेल्फ रेगुलेशन, एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर आता है मोटिवेशन, कि अपने आप जो जो भी काम आप करना चाहते हो उसके लिए आप अपने आप को मोटिवेट कर सको, नंबर 1।
पैशन के साथ उस काम को करने के लिए अपने आप को मोटिवेट कर सको, नंबर 1। दूसरा, मोटिवेट करने की अगर आपकी क्षमता है, दूसरों को मोटिवेट करने की क्षमता, ये दोनों चीजें इसमें कंसिडर की जाएगी। मोटिवेशन की स्किल अगर आप में है तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट है। मोटिवेशन बेसिकली क्या है? मोटिवेशनल स्पीकर्स दे आर प्लेइंग विद योर इमोशंस, वो आपके इमोशंस को जगा देते हैं। तो अगर आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं किसी काम को करने में, इट मींस यू आर टचिंग देयर इमोशंस, यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट। नेक्स्ट, एम्पैथी। एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन, इन सारी चीजों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली ये हमको कवर कर देना चाहिए था, लेकिन लंबा लेक्चर चला जाएगा इस वजह से, तो एम्पैथी, सिंपैथी, इन सारी चीजों को बाद में डिस्कस करेंगे। एम्पैथी बेसिकली क्या होता है? एम्पैथी होता है टू एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अदर्स इन द सेम वे एज दे आर फीलिंग इट। ठीक है। सिंपैथी क्या होता है? सिंपैथी होता है बेसिकली सिंपैथी रखना कि हाँ भाई तुम्हारी बात हम समझते हैं और अपने आप में थोड़ा कंट्रोल रखो, थोड़ा ढांढस वांडस बंधाओ, ऐसा कुछ बोलते हैं जब भी आपको कहीं पे डेथ वेथ में जाना होता है, तो वहां आप सिंपैथी व्यक्त करते हो। आप फील नहीं करते उन बातों को, बस आप बोल देते हो मुंह से। तो सिंपैथेटिक होना और एम्पैथेटिक होने में डिफरेंस यही है कि आप उन चीजों को फील कर रहे हो, उसकी स्टेट ऑफ माइंड को आप फील कर रहे हो। किसी के फादर की डेथ हो गई, आप उस आदमी को सिंपैथी भी दे रहे हो, साथ में आप फील भी कर रहे हो कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं कैसा फील कर रहा होता। वो है एम्पैथी। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि आप फील कर पा रहे हो दूसरे आदमी के स्टेट ऑफ माइंड को। अगर आप फील कर पा रहे हो, इट मीन्स आप कोई भी ऐसी शब्द उसे नहीं बोलोगे जो उसे भारी मात्रा में इरिटेट कर दे और आप पे जूता फेंकने में विवश कर दे, और आपकी सेफ्टी इससे बनी रहेगी। इसीलिए एम्पैथी जरूरी है, इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी है। मान लो किसान आंदोलन चला हुआ है, आप लग जाओ वहां पे उनको बताने की भाई किसानों का जो ये ग्रुप है कि किसानों के लिए ये जो अभी डिसीजन लिए हुए हैं, जो 3 फार्म लॉज है, आप उन लॉज को उन्हें पढ़ाने में लग जाओ। अब भाई किसान तो फ्रस्ट्रेटेड है, आप अपने आप को उनकी जगह फील करके देखिए। वो तो बिल्कुल भी नॉलेजेबल नहीं है, वो उतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। किसान इज फ्रस्ट्रेटेड और उस टाइम वो सुनने के लिए नहीं आया, वो बोलने के लिए आया। सबसे पहली बात इमोशनल इंटेलिजेंस यही कहती है कि आप पहले जान लो कि आदमी सुनना चाहता है या फिर बोलने के मूड में है। तो किसान बोलने के मूड में था उस टाइम। अगर आप उन्हें ये पाठ पढ़ाने लग जाओ कि नहीं नहीं इससे ये होगा, प्राइवेटाइजेशन आएगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो कंपटीशन बढ़ेगा तो अच्छे प्राइस आपको मिलेंगे, अगर ये सारे कंसेप्ट उस टाइम समझाने लगोगे तो किसान आपको जूता फेंक के मारेगा ही। क्यों? क्योंकि आप में एम्पैथी नहीं है, आप में इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। ये हुआ चौथा फैक्टर। पांचवा आया आपका सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स क्या हुआ? यही कि आप रिलेशनशिप्स को मैनेज कर पा रहे हो, नए नेटवर्क को बना पा रहे हो, नए फ्रेंड बना पा रहे हो, और उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करने की स्किल। ये सारी चीजें हुई आपकी सोशल स्किल्स। ये सारे कंसेप्ट बताए डेनियल गोलमैन ने कि एक इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी में ये सारी कंपोनेंट होने चाहिए। आई होप क्लियर है। नहीं क्लियर है तो रिकैप करके देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। आपके लिए कुछ असाइनमेंट दे रहा हूं, कल के लिए आपने ये सारे काम करके लाने हैं कि अपने रियल लाइफ के एग्जाम्पल प्रिपेयर करने हैं इन कीवर्ड्स पे। क्यों? क्योंकि यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ लेती है, या ये हमेशा बेहतर होता है कि आप एथिक्स के पेपर में एग्जाम्पल्स कोट करो। एग्जाम्पल 2 तरीके के हो सकते हैं। एक जो आपने रटे हुए हैं ग्रेट पर्सनैलिटीज के लाइफ के, जैसे आपने कलाम का एग्जाम्पल, मतलब मैंने देखा हुआ है मैक्सिमम टॉपर्स कहीं पे भी अगर डिसीजन मेकिंग स्किल्स के बारे में बात करनी हो, कहीं पे भी अगर लीडरशिप की स्किल के बारे में बात करनी हो, तो वो कलाम के एक एग्जाम्पल को वहां पे हर जगह ही कोट कर देते हैं। मैंने जितनी भी आंसर कॉपी पढ़ी हुई है, और वो एग्जाम्पल है जो कलाम जी ने हर जगह बोला हुआ है अपने सारे जितनी भी उन्होंने डिस्कशन वगैरह की, जितनी भी उनकी स्पीचेस रही, हर स्पीच में कहीं ना कहीं उन्होंने ये SLV-3 का इवेंट उन्होंने बोला हुआ है कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग दैट सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट वी पुट दैट सैटेलाइट इनटू द बे ऑफ बंगाल। व्हाई? बिकॉज SLV-3 लॉन्च गॉट फेल्ड। तो वो एग्जांपल हर जगह उन्होंने कोट करके रखा हुआ है। तो बेहतर है कि आप अपने लाइफ के रियल लाइफ के एग्जांपल बनाओ। और यूपीएससी पूछती भी है कि हैव यू एवर फेस्ड एनी सिचुएशन ऑफ क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस।
यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है। तो अपने रियल लाइफ के एग्जांपल इन सारी चीजों पे बताना। क्राइसिस ऑफ कंसाइंस क्या हुआ? मतलब आपकी आत्मा, आपका मन कुछ और बोल रहा हो और आपकी सिचुएशन आपसे कुछ और डिमांड कर रही हो, वो हुआ क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। आपका मन कह रहा है कि हाँ मुझे बुढ़िया की सेवा करनी है, लेकिन आपकी सिचुएशन कह रही है कि 10 बजे तुझे यूपीएससी भवन पहुंचना है, तेरा इंटरव्यू है। अगर तू बुढ़िया का सामान उठा के उसके घर उसको छोड़ने जाएगा, क्योंकि बहुत बुजुर्ग है, 94 साल की, 95 साल की बूढ़ी है, तो तेरा इंटरव्यू मिस हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में इसको कहते हैं क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। आपकी आत्मा कुछ और बोल रही है और आपको करना कुछ और पड़ रहा है, दैट इज क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। मोटिवेशन कि क्या आपने कभी मोटिवेट किया हुआ है, इसका एग्जांपल अपने लिए प्रिपेयर करो। लीडरशिप डायलेमास क्या आपने कभी फेस किए हुए हैं कि एज ए लीडर आपको कुछ ऐसा डिसीजन लेना हो जो किसी एक एम्प्लॉय के पक्ष में तो आ रहा है, दूसरे के पक्ष में नहीं आ रहा है, दोनों एम्प्लॉयज आपके लिए जरूरी है या दोनों लोग आपके लिए जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कहीं वो दूसरा नाराज तो नहीं हो जाएगा, ऐसा कहीं आपने डायलेमा अगर कहीं फेस किया हुआ है, इसका भी आप अपने लिए एक एग्जांपल तैयार करो। अपने कॉलेज लाइफ में अगर आपने कोई ऐसा डायलेमा फेस किया हुआ है, स्कूल लाइफ में अगर आप कहीं पे मॉनिटर थे, क्लास मॉनिटर थे, कहीं ऐसा डायलेमा आपने कभी फेस किया हुआ, ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल खुश करते हैं एग्जामिनर को कि यार क्या मासूम आदमी है, इसको तो मैं खुल के नंबर दूंगा। एम्पैथी, सिंपैथी और कंपैशन, ये मैंने डिफरेंस आपको बता दिया। एम्पैथी क्या हुआ, बेसिकली सिंपैथी क्या हुआ, आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी सिंपैथी एक्सप्रेस कर रहे हो दूसरे आदमी को कि भाई हाँ अपने आप को प्लीज मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करो वगैरह वगैरह। आप कुछ फील नहीं कर रहे हो उसके लिए, बस आप ये चीजें व्यक्त कर रहे हो, उसको बोल रहे हैं, ये हुआ सिंपैथी। एम्पैथी जब आप फील करते हो उसकी फीलिंग्स को, अपने आप को उसकी पोजीशन में रखते हो। कंपैशन जब आप उसको फील भी करते हो, उसको अपने आप को उसकी पोजीशन में भी रखते हो, साथ में आप ये डिसाइड करते हो कि मुझे इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपका फ्रेंड भारी नशा करता है, आप फील कर पा रहे हो कि ये आदमी कैसा फील कर रहा होगा इस टाइम, भाई मैं नशाखोर हूं, मुझे नशा छोड़ना है। आप ये फीलिंग अपने अंदर ले पा रहे हो, उसकी जगह आप अपने आप को रख पा रहे हो, और साथ में आपके मन में अगर इच्छा है कि मुझे इसकी हेल्प करनी है, तो वो आपका कंपैशनेट बिहेवियर हुआ। सिंपैथी, एम्पैथी और कंपैशन के बीच में डिफरेंस पता चल गया। तो अगर आपने कभी इन सारी चीजों को फेस किया है तो इस पे भी अपना एग्जाम्पल बनाओ। और एप्लीकेशन ऑफ सोशल स्किल्स पे, अगर आपने कभी कम्युनिकेशन स्किल के यूज आपने कहीं पे किया हुआ है और उससे आपके कई काम बने होंगे। फॉर एग्जांपल आप किसी सरकारी ऑफिस में गए, पहले आप गए, बड़ा रूडली आपको बैंक के मैनेजर ने आपको बड़ा रूडली वहां से भगा दिया, भागो यहाँ से, तुम्हारा काम आज नहीं होगा। फिर आपने बहुत सॉफ्टली उसको बोला। ऐसा कोई एग्जांपल आपकी लाइफ में हुआ हो, कम्युनिकेशन स्किल आपके काम आई हो, आर्गुमेंटेशन आपके काम आए हो आपके बेनिफिट के लिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, तो उसको आप अपना एक एग्जांपल प्रिपेयर करो। और एथिकल वर्सेस मॉरल डायलेमा, आपने अब कभी भी अगर फेस किया हो, एथिक्स और मॉरलिटी में डिफरेंस क्या है, ये हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइमर लर्नर है तो आप इस लेक्चर को एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी पहले के लेक्चर हुए हैं एक बार पूरे तरीके से इसको कवर कीजिए और इन सारी चीजों पे आप अपने लाइफ के एग्जांपल अच्छे से बना के रखिए। इसका फायदा ये होगा कि आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम से स्ट्राइक होगा एग्जामिनेशन हॉल में आपके ये सारे एग्जांपल्स। तो आई होप ये सारे जो लेक्चर्स हैं आपके लिए यूजफुल होंगे, लग रहे होंगे आपको यूजफुल। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बाकी टेलीग्राम चैनल को भी हमारे ज्वाइन कीजिए, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ये फ्री लेक्चर का कोर्स आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। बाकी आपके सपोर्ट की जरूरत हमेशा रहेगी, हर रोज मैं कहता हूँ। मिलेंगे कल अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।